विद्यार्थियों, स्वागत है आपका जागेश्वर क्लासेज में। कल की क्लास में हमने पढ़ा था मेवाड़ के इतिहास के बारे में। मेन इतिहास हमने कल की क्लास तक पढ़ लिया था। अब हम छोटे छोटे राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके छोटे छोटे राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा राजवंश है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में बात करें तो मुहणोत नैन्सी के अनुसार इनकी 26 शाखाएँ हैं। इसमें से प्रमुख शाखा है मंडोर की शाखा। अब हम पढ़ेंगे मंडोर की शाखा के बारे में। तो मंडोर की शाखा में बात करें, ये सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। मंडोर की शाखा में शासकों के बारे में बात करें तो प्रथम शासक है हरिश्चंद्र। ये प्रतिहार वंश के संस्थापक हैं और इन्हें अन्य नाम है इनका रोहिलिद। इन्हें रोहिलिद नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। अगले शासक है नागभट्ट प्रथम। इन्होंने राजधानी बनाया था मेड़ांतक को, जिसे वर्तमान में मेड़ता कहते हैं। मेड़ता वर्तमान में नागौर में है। अगले शासक है कक्कुक। कक्कुक ने घटियाला शिलालेख 861 को उत्कीर्ण कराया था। मंडोर शाखा के बाद अब है हमारी भीनमाल शाखा। अब हम पढ़ेंगे भीनमाल शाखा के शासकों के बारे में। भीनमाल शाखा में प्रथम शासक हुए हैं नागभट्ट प्रथम। इन्हें भीनमाल शाखा के प्रतिहारों का संस्थापक कहा जाता है। इनके अन्य नाम है नागावलोक। इन्हें नागावलोक कहा जाता है और इनके दरबार को नागावलोक का दरबार कहा जाता है। इनका अन्य नाम है नारायण और इन्हें मलोच्छे का नाशक भी कहा गया है। इन्होंने राजधानी बनाया श्रीमाल, जिसको वर्तमान में भीनमाल कहते हैं, और उसके बाद इन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने अरबों को हराया, अरबों को सिंधु नदी तक खदेड़ा था। अगले शासक है वत्सराज। वत्सराज को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और इन्हें रणहस्तिन कहा गया है कुल्यमाला ग्रंथ में। अगले शासक है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और इनके वंशज ही गुर्जर प्रतिहार कहलाए। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है कि नागभट्ट प्रथम के अगले शासक हैं नागभट्ट द्वितीय। इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और इनके शासक के आगे गुर्जर प्रतिहार कहलाए। अब हम पढ़ेंगे वो शासक गुर्जर प्रतिहार कहलाएंगे। इनसे पहले वाला शासक प्रतिहार कहलाए थे। अगले शासक है मीरभोज प्रथम। इन्हें प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है। इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी और इनकी उपाधि है आदिवरा और प्रभास। अगले शासक है महेंद्रपाल। इनके गुरु या दरबारी कवि राजशेखर थे। तो ये था हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश। आगे हम पढ़ेंगे भरतपुर के जाट वंश के बारे में। गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद अब हमारा है भरतपुर का जाट वंश। जाट वंश में बात करें तो यहाँ पर सेंसिनवार जाट गोत्र ने शासन किया था। इनके कुल देवता थे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी का एकमात्र मंदिर भरतपुर में बना हुआ है। कुल देवी है राजेश्वरी माता। अब इनके शासकों के बारे में बात करें तो यहाँ पर प्रथम शासक आते हैं गोकुल जाट। गोकुल जाट में मथुरा में जाटों ने जो विद्रोह किया था उसका नेतृत्व किया। अगले शासक है राजा राम जाट। इन्होंने अकबरे के मकबरे को लूटा और उसकी अस्थियों को हिंदी विधि विधान के द्वारा विसर्जित किया। अगले शासक है चूड़ामन जाट। चूड़ामन जाट को संस्थापक कहा जाता है। ये भरतपुर के जाट वंश के संस्थापक थे। अगले शासक है महाराजा बदन सिंह। बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि प्राप्त है और इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्हें डीग की जागीर ईश्वरी सिंह के द्वारा मिली थी और इसलिए इन्होंने डीग को अपनी राजधानी भी बनाया। अगले शासक है महाराजा सूरजमल। सूरजमल जाटों में सबसे महत्वपूर्ण शासक है। इनका उपनाम है जाटों का अफलातून, जाटों का प्लेटो और अफलातून। 50,000 मराठों को शरण दी। पानीपत के युद्ध के बाद जब मराठों की स्थिति खराब हो गई थी तब 50,000 मराठों को इन्होंने शरण दी थी। निर्माण कार्य के बारे में बात करें तो इन्होंने लोहागढ़ दुर्ग बनाया और इन्होंने डीग के जल महलों का निर्माण कराया। डीग को जल महलों की नगरी कहते हैं। अगले शासक है जवाहर सिंह। जवाहर सिंह ने अष्ट धातु दरवाजे को लोहागढ़ में लगाया। ये अष्ट धातु दरवाज़ा दिल्ली के लाल किले में था। इसको तोड़कर इन्होंने लोहागढ़, जो कि भरतपुर में दुर्ग है, उसमें लगाया था। इनके लिए इन पर एक दोहा भी है कि जबरो जाट जवाहर सिंह रो सूरजमल रो जायो हो, लाल किले रो फाटक तोड़ियो लोहागढ़ पहुँचायो हो। अगले शासक हैं महाराजा किशन सिंह। किशन सिंह ने उर्दू के स्थान पर हिंदी को राजभाषा बनाया। अगले शासक है बृजेंद्र सिंह। ये भरतपुर के राजवंश के अंतिम शासक थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने पढ़ा कि गुर्जर प्रतिहार वंश और भरतपुर के जाट वंश के बारे में। अगली वीडियो में हम अन्य छोटे छोटे राजवंशों को पूरा कर देंगे। उसके बाद हमारा मध्यकालीन इतिहास पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास के बारे में। धन्यवाद।